नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी रिश्तों की सुगंध, जिसे लिखा है सुधा आदेश जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नीता अस्पताल से आकर अपने पिता प्रदीप के पास जाकर बैठ गई। क्या बात है बेटा, आज बड़ी फुर्सत में है या कोई बात है? हाँ पापा, तो कहना। पापा, मैं आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही कैसे कहूँ। अरे इतना भी क्या सोचना है बेटी, मुझसे कुछ कहने के लिए तुझे इतना सोचना पड़ता है। तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तेरी हर बात मुझे मंजूर है। चल जल्दी बता, क्या कहना है? यही बात तो मुझे कचोट रही है। आपने और मम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया है, मेरी हर बात मानी है, पर शायद आज मेरी बात आपको और मम्मा को पीड़ा पहुंचाए। पर मैं विवश हूँ पापा। आज आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप क्रोधित नहीं होंगे और धैर्य से मेरी बात सुनेंगे। सिर झुकाए हुए नीता ने कहा। अब पहेली मत बुझा, जो कहना है कह डाल। पापा, मैं डॉक्टर सलीम से प्यार करती हूँ। वह पीडियाट्रिशियन है। हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। वह भी मुझे चाहते हैं। उनके घर में उनकी विधवा माँ और एक छोटा भाई उनके साथ ही रहते हैं। हम दोनों मिलकर अपना एक नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं। बेटा, क्या तुम वास्तव में डॉक्टर सलीम से प्यार करती हो, या वह तुम्हारे लिए लक्ष्य प्राप्ति का साधन है? और दूसरी बात, हम ब्राह्मण हैं और वह मुस्लिम। तुम्हारी माँ सुनेगी तो जीते जी ही मर जाएगी। मैंने तुम्हारे सदैव अच्छे कार्यों की हिमायत की है। गलत कार्यों के लिए मुझसे समर्थन की अपेक्षा करना तुम्हारा भ्रम है। किंचित क्रोध से नीता को समझाते हुए प्रदीप जी ने कहा। पापा, मैं आपकी और माँ की आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगी, लेकिन इतना बताना अवश्य अपना कर्तव्य समझती हूँ। अगर मैं विवाह करूंगी तो सलीम से ही करूंगी, अन्यथा अपना पूरा जीवन समाज सेवा में अर्पित कर दूंगी। तू मुझे धमकी दे रही है नीता? नहीं पापा, मैं सिर्फ आपको अपने मन की बात बता रही हूँ। ये तेरे मन की बात है या तेरा फैसला है? क्या इसीलिए तू हमारे लाए गए हर विवाह के प्रस्ताव को नकारे जा रही थी? अपना निर्णय पहले ही बता देती तो हम व्यर्थ परेशान नहीं होते। उसे चुप देखकर प्रदीप जी ने कहा। पहले मैंने इस संदर्भ में सोचा भी नहीं था पापा। तुझे डॉक्टर सलीम मिला कहाँ? हम दोनों ने एमबीबीएस साथ किया था। उन्होंने पीजी पीडियाट्रिक्स में की है और मैंने गायनिक में। पिछले 2 वर्षों से हम एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। महीने भर विचार मंथन के पश्चात अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं उन्हें चाहती हूँ और विवाह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस संदर्भ में तुझे कोई आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि तुझे तो पता है तेरी माँ को मनाना बहुत कठिन है। मुझे कोई जल्दी नहीं है पापा। मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं आपकी और मम्मा की सहमति के बिना विवाह नहीं करूंगी। यद्यपि प्रदीप प्रारंभ से ही उदारवादी रहे थे, धर्म जाति पाति को उन्होंने सदैव ही त्याज्य माना था, किंतु विनीता, उनकी पत्नी, उन्हें वो कभी भी अपने विचारों के अनुरूप नहीं ढाल पाए। नीता की जिद देखकर विनीता तो अर्ध विक्षिप्त हो गई थी। नीता को देखकर वो उखड़ जाती, अनाप शनाप बकने लगती, प्रदीप जी पर आरोप लगाते हुए कहती कि यह सब आपकी ही शह का नतीजा है। मैं पहले ही कहती थी कि लड़की को इतना पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं है, पर आपको ही था कि नीता को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आपके सिर पर ही ये भूत सवार था। अब भुगतो। अगर उसने उस सलीम से विवाह कर लिया तो हमारे छोटे बेटे सतीश से कौन विवाह करेगा? लेकिन नीता के निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया। सतीश भी बीई करने के पश्चात एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा था। उसके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन बड़ी बहन के होते छोटे का विवाह कैसे करें, ऐसी मानसिकता उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। प्रदीप और विनीता ने सतीश का हवाला देते हुए नीता से बात की और अपना निर्णय बदलने का आग्रह किया। उसने दोबारा क्षमा मांगते हुए सतीश को विवाह करने की सलाह दी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसकती रही। दिन रात होते गए, साथ ही साथ समय गुजरता गया। अंततः प्रदीप और विनीता ने सतीश का विवाह एक संभ्रांत घर की कन्या सुकन्या से कर दिया। सुकन्या अपने नाम के अनुरूप ही धीर गंभीर और मधु स्वभाव की थी। धीरे धीरे उसने घर का संपूर्ण प्रबंध अपने हाथों में ले लिया।
घर के सभी सदस्यों से कुछ ही दिनों में इतना मेलजोल स्थापित कर लिया, मानो सदियों से वहीं रह रही हो। इसी बीच डॉक्टर सलीम ने अपना नर्सिंग होम खोल लिया। नीता पीजी करके उसकी सहायक बनकर नर्सिंग होम में काम करने लगी। सुकन्या के लिए नीता अपनी ननद से ज्यादा अपनी मित्र और बड़ी बहन जैसी थी। विशेषतया पिछले वर्ष उसके बेटे सुजय के होने के समय अचानक सुकन्या को असहज लगने लगा। शुक्र है उस समय नीता घर पर ही थी। सुकन्या की हालत देखकर नीता ने उसे चेक किया और चेक करते हुए उसे लगा कि बच्चे का तो मूवमेंट लगभग बंद हो गया है। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई और फटाफट ऑपरेशन किया। बच्चे की गर्दन में कॉर्ड फंस गई थी। जरा सी देरी माँ और बच्चे दोनों की जान ले सकती थी। बच्चे की नाजुक स्थिति देखकर उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर सलीम ने बच्चे की रुकती सांस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। जिस तरह नीता दीदी और डॉक्टर सलीम ने बिगड़े केस को संभाला था, उससे सुकन्या के दिल में उन दोनों के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। अब सुकन्या भी चाहने लगी थी कि ये दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं, पर कैसे समझ नहीं पा रही थी। मन में विचार आते ही सुकन्या ने अपने मन की बात सतीश को बताई। सुनकर सतीश ने सुकन्या को समझाते हुए कहा, तुम प्रयास करना चाहती हो तो करो, पर इतना याद रखना कि माँ की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। पर जहां तक मैं उनको जानता हूँ, वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। विचारों को बदला भी जा सकता है सतीश। दिल अगर मिलते हो तो धर्म और समाज कोई महत्व नहीं रखते। मैं नीता दीदी के लिए एक प्रयास करना चाहती हूँ। आखिरकार माँ भी तो है वह, बेटी का भला चाहती हैं। सिर्फ उनका अहम आड़े आ रहा है। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो करो, लेकिन तुम माँ के क्रोध से वाकिफ नहीं हो, इसलिए जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। सतीश ने लगभग हथियार डालते हुए कहा। आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे परिवार की शांति भंग हो। प्रयास करने से पूर्व ही हार मान लेना बुद्धिमानी का काम नहीं है, सुकन्या ने मजबूत इरादे के साथ कहा। विनीता को वह माँ के समान ही मान सम्मान देती थी, उनका आदर करती थी, चाहे वो कितना भी क्यों ना झुंझलाएं। समय पर उनके नाश्ते, खाने और दवाइयों की जिम्मेदारी सहर्षी उसने अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। उसकी इसी सेवा भाव की वजह से सुकन्या भी विनीता की दुलारी बहू बन गई थी। सुकन्या मौका ढूंढ रही थी कि कब कैसे बात प्रारंभ की जाए, और एक दिन विनीता ने उसे आवाज लगाई और कहा, सुकन्या बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, उठा भी नहीं जा रहा। जरा वो ट्यूब उठाकर दे देना, मैं लगा लूं। अरे माँ जी, मेरे होते हुए आप क्यों परेशान हो रही है? बताइए कहाँ दर्द हो रहा है, मैं लगा देती हूँ। सुकन्या ने ट्यूब उठाते हुए कहा, ला मुझे दे, मैं लगा दूंगी। तो सुजय को देख, पूरे दिन काम करते थक जाती होगी। इस दर्द की वजह से तो मैं सुजय का ध्यान भी नहीं रख पाती। वैसे भी यह एक दिन की बात थोड़े है, बुढ़ापे का दर्द है, मौत के साथ ही जाएगा। माँ जी प्लीज आप ऐसे अपशब्द मत बोलिए, आपसे ही तो हम हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे, यही कामना है। जहाँ तक सुजय की बात है, वह सो रहा है। घुटने पर दवाई लगाते हुए सुकन्या ने उत्तर दिया। तू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। संसार भर की सारी खुशियों से तेरा आंचल सदा भरा रहे। बहू के स्नेह से भाव विभोर होते हुए विनीता ने कहा, माँ जी आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, पर वादा कीजिए कि अगर आपको कुछ भी अनुचित लगे तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। यह तो सही, तेरी हर एक बात मुझे मंजूर है। चेहरे पर आत्मसंतोष एवं प्रसन्नता झलक रही थी। माँ जी आप जानती हैं, जीवन में प्यार सिर्फ एक बार होता है। क्षणिक प्यार तो जरा सी ठेस लगने पर बिखर जाता है, पर समय के साथ प्रगाढ़ता में बदलता प्यार सच्चे प्यार की निशानी है। यही का कम है कि नीता दीदी पिछले 4 वर्षों से केवल और केवल आपकी सहमति की प्रतीक्षा कर रही हैं। डॉक्टर सलीम भी आप सब और दीदी की सहमति की प्रतीक्षा में आज तक कुंवारे बैठे हैं। माँ जी, मानव का सबसे बड़ा धर्म तो कर्म है ना। फिर डॉक्टर सलीम ने कहा भी है, नीता दीदी को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वे नीता बनकर ही उनके घर में प्रवेश करेंगी और अपने धर्म और रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र रहेगी। किंतु हमारा समाज, विनीता को बीच में ही काटते हुए सुकन्या ने कहा, समाज के लिए क्या आप अपनी लाडली पुत्री की भावनाओं को रौंद देंगी, उसके स्वप्नों को कुचल देंगी? मेरी खातिर ही कम से कम दीदी की भावनाओं को सम्मान कर सम्मान पूर्वक उनकी डोली उठने दीजिए। पता नहीं नीता की कैसी जिद है, एक तो मुसलमान
ऊपर से घर में विधवा माँ और अपाहिज भाई। मेरी बेटी कहीं इन सबके में पिस के ना रह जाए। माँ जी, दीदी कोई बच्चे थोड़ी हैं। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। सेवा भाव की भावना बिरलों में ही देखने को मिलती है। सुजय के समय आपने देखा नहीं था कि दोनों कैसे मिलजुल कर काम कर रहे थे। क्या नीता और सलीम के इसी एहसान का बदला सुकन्या तो उनका विवाह कराकर लेना चाहती है? कहते हुए विनीता का स्वर रिक्त हो गया था। नहीं नहीं माँ जी, उस एहसान का बदला तो कोई भी मूल्य चुकाकर नहीं उतारा जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, जैसे वह कर्म क्षेत्र में साथी है, वैसे जीवन में भी पति पत्नी बनकर जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी बने। आखिर वह आपकी बेटी और मेरी बड़ी बहन के समान है। अगर हम उनके घर के, उनके अपने, उनकी इच्छाओं और भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? सुकन्या ने उनके रिक्त स्वर को सुनकर भी अपनी बात सहजता से रख दी। सुकन्या के अंतिम वाक्य ने अचानक विनीता के मन मस्तिष्क में हलचल मचा दी। उनके सामने नीता का बचपन गुजरने लगा। छोटी छोटी बातों पर जिद करने वाली नीता, स्कूल से आकर अपनी एक एक बात बताने वाली नीता, किचन में उनका हाथ बटाने वाली नीता, उनकी डांट को सिर झुकाए सुनती नीता। आज उनकी जिद से उनकी सर्वगुण संपन्न बेटी को अंतः कवच में कैद कर दिया है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उसकी हर इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न किया है। फिर अब यह कैसी जिद है? अगर वह डॉक्टर सलीम से विवाह करना चाहती है और उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है, तो उन्हें आपत्ति क्यों है? क्यों नहीं दे देती वह उसे इजाजत? अगर नीता और सलीम चाहते, तो उन लोगों के विरोध के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के विवाह करके एक नई दुनिया बसा सकते थे। जब वो दोनों उसका मान रख रहे हैं, तब वह क्यों उनकी इच्छा का मान नहीं रख सकती? क्या नीता और सलीम का पिछले 4 वर्षों से अपनी माँ की हाँ का इंतजार करना, अपनी माँ के प्रति सम्मान के साथ उनके सच्चे प्यार का प्रतीक नहीं है? मन की उथल-पुथल ने अंततः उसे अपना निर्णय बदलने के लिए विवश कर ही दिया। विनीता की हाँ पाकर प्रति प्रसन्नता से पागल हो उठी। बेटी और पत्नी की जिद के पाटों में वे अकेले ही पिस रहे थे। विनीता के हृदय परिवर्तन का कारण सुकन्या को जानकर वह कह उठे, कौन कहता है पराई बेटी अपनी नहीं हो सकती? यदि दोनों ओर से प्यार का सागर लहराता हो, तो राह में कितनी भी चट्टानें क्यों ना आए, वह अपने वेग से उन चट्टानों को तोड़कर समतल राह बनाकर अंधेरे जीवन में भी प्रकाश की किरणें बिखेर ही देंगी। विदा के समय नीता की सहज सलोनी सूरत देखकर विनीता भरे मन से सोच रही थी। वर्षों से व्यर्थ ही मन में दुराग्रह पाले हुए थी कि सास ननद वाले घर में बेटी का विवाह नहीं करेगी। सलीम के विधर्मी होने के अतिरिक्त उनके मन में एक डर यह भी था कि उनकी बेटी विधवा सास और देवर के साथ, जो कि अपाहिज है, निभा पाएगी भी या नहीं। लेकिन सुकन्या के व्यवहार ने उनकी आंखें खोल दी। सुकन्या भी तो उनकी बहू है, उसने भी तो हर रिश्ते को निभाया है और वास्तव में उसने ही तो उन्हें अपनी बेटी से मिलवाया, उनकी दूरी को कम किया। धर्म और जाति में कैद उनके मन को आजाद कराकर दो प्रेमियों को मिलाने में मदद की। और ये सब किया सुकन्या ने। आज वह समझ पाई है कि हर रिश्ते का अपना महत्व होता है, रंग होता है। इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यह सच है कि आज अपेक्षाओं के कारण इनमें ठंडापन आता जा रहा है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी सूझबूझ से काम ले, तो निश्चय ही रिश्ते जीवन में सुगंध बिखेर कर जीवन रूपी बगिया को महका देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।